तुम लोग आज हम जूनागढ़ रियासत का भारतीय संघ में विलय इसका अध्ययन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सतत प्रयासों से, उनके निरंतर प्रयासों से लगातार देसी रजवाड़ों का, देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय होता जा रहा था। कुछ रियासतों का विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। उनमें से एक जूनागढ़ रियासत भी है। जूनागढ़ रियासत सौराष्ट्र क्षेत्र में कठियावाड़ तट पर, जो समुद्र का तट है वहाँ पर स्थित एक छोटी सी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। इसके चारों तरफ भारतीय भूभाग था, उससे घिरी हुई थी। लेकिन जूनागढ़ का जो शासक था वो भारत में सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान से भी इसकी कोई समीपता नहीं थी। पाकिस्तान से भी इसकी कोई समीपता नहीं थी। हम ये बात भी मान लेते कि पाकिस्तान के समीप थी, इसलिए यहाँ के शासक ने पाकिस्तान में विलय करने का फैसला किया या भारत से इसको अलग करने का फैसला किया, तो ये बात भी उचित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के भी ये समीप नहीं थी। यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी। अधिकांश जनता हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम था। शासक यहाँ का मुस्लिम था, यानी कि शासक का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके पिताजी थे शहनवाज भुट्टो। जूनागढ़ के शासक थे शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो जब जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया तो ये भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे, यहाँ से भाग गए थे। वहाँ जाकर भी इन्होंने राजनीति की और इनके सुपुत्र जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। बाद में इनकी पोती भी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। यानी प्रधानमंत्री परिवार था ये, तो इनके तो रक्त में प्रधानमंत्रित्व था कि हम प्रधानमंत्री ही बनेंगे सब लोग। हिंदू थी। इसके बाद भी यहाँ के शासक, यानी कहाँ के शासक? जूनागढ़ के शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो ने 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ का पाकिस्तान विलय करने का फैसला लिया। उसने ये फैसला ले लिया कि हम इसको कहाँ, इसमें विलय करेंगे, पाकिस्तान में विलय करेंगे।
पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर लिया। किंतु यहाँ की जनता ने, यहाँ की जो जनता थी उसने शासक के निर्णय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यहाँ की जनता ने, जो शासक यहाँ के शहनवाज भुट्टो थे, इनने निर्णय लिया था कि हम पाकिस्तान में जूनागढ़ का विलय कर देंगे। इस बात को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, किंतु यहाँ की बहुसंख्यक जो जनता थी, जो कि हिंदू थी, उसने शासक के निर्णय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। इससे क्या हुआ, पूरी रियासत में अराजकता फैल गई। अराजकता मतलब राज्य के अनुसार कोई भी कानून वहां काम नहीं कर रहा था। अराजकता फैल गई और हालत इतनी खराब हो गई, हालत इतनी खराब हो गई कि शासक का जीवन खतरे में पड़ गया। यानी शहनवाज भुट्टो का जीवन खतरे में पड़ गया। जिनने निर्णय लिया था उन्हीं का जीवन अब खतरे में पड़ गया। अब तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई, शासक का निकलना, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और वह पाकिस्तान भाग गया। चला गया पाकिस्तान। जब शासक वहां से भाग गया तो जनता ने क्या किया, जनता ने वहां पर तात्कालिक सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट तात्कालिक सरकार
प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना कर ली। जैसे हमारी कोई चीज़ चली जाए तो हम फिर एक तत्काल में कोई व्यवस्था तो कर ही लेते हैं। हमारे हाथ में ये मार्कर है और ये मार्कर हमारा ख़राब हो जाए तो हम कोई ना कोई तात्कालिक व्यवस्था कर लेंगे, किसी स्टूडेंट के पास होगा उससे ले लेंगे। ये प्रोविजनल अरेंजमेंट कहलाएगा, तात्कालिक व्यवस्था। तो सरकार ने, वहाँ की जनता ने देखा कि हमारा शासक ही भाग खड़ा हुआ, तो जनता ने वहाँ एक तात्कालिक सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना कर ली, एक अस्थायी सरकार बना ली जब तक कोई सही व्यवस्था नहीं हो जाती। ऐसे में शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। शाहनवाज अली भुट्टो ने कहा भारत सरकार से कि आप कुछ हस्तक्षेप करो जिससे जनता शांत हो जाए। पाकिस्तान से उनने बात की भारत सरकार में, भारत सरकार के नेताओं से, कि आप यहाँ आकर के हस्तक्षेप करो और इस जो अव्यवस्था फैल गई इसको शांत करो, इसको आकर के। तो भारत सरकार ने उस पर विचार किया। भारतीय सेना ने रियासत में प्रवेश किया, जिसका वहां की जनता ने स्वागत किया। स्वागत किया। जब वहां प्रवेश किया, किसने? भारत की सेना ने वहां प्रवेश किया, तो वहां की जनता ने उसका स्वागत किया, भारतीय सेना का स्वागत किया। इसके बाद फरवरी 1948 में फरवरी 1948 में राज्य में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब है वहां की जनता की ओपिनियन जानी, उनकी राय जानी कि आप भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो या फिर शाहनवाज भुट्टो को ही अपना शासक बनाए रखना चाहते हैं। तो जनता ने भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में ज़्यादा मत दिया। ज़्यादा जनता या बहुमत भारतीय संघ में सम्मिलित होने का था, इसलिए जूनागढ़ का विलय भारतीय गणराज्य में या भारतीय संघ में कर लिया गया। जो स्वाभाविक रूप से
रूप से भारत में विलय का पक्षपाती था। कौन था? जनमत संग्रह विलय का पक्षपाती ही था, इसी पक्ष में था। रियासत के प्रतिनिधियों ने अपने प्रदेश को काठियावाड़, अपने प्रदेश को काठियावाड़ यानी कि सौराष्ट्र काठियावाड़ यानी कि सौराष्ट्र संयुक्त राज्य में विलीन करने का निर्णय लिया। बीस जनवरी 1949 को जूनागढ़ की रियासत का भारतीय संघ में पूरी तरह विलय हो गया। ये जूनागढ़ की कहानी थी। अगर प्रश्न आता है जूनागढ़ रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो हमको क्या बताना है? जूनागढ़ रियासत का भारतीय संघ में विलय 20 जनवरी 1949 को हुआ। ये विधिवत हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन। भारतीय राज्य या भारतीय राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं इसमें, और अभी तक हम 3 चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। विभाजन, शरणार्थियों की समस्या जो हिंसा हुई थी उस समय, इसके बाद देशी रियासतों का विलीनीकरण। लेकिन इन बंटवारे और देशी रियासतों के विलीनीकरण के साथ ही देश की चुनौतियों का अंत नहीं हुआ। देश के निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी वो अब भी जारी थी, और इनमें सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख चुनौती थी भारतीय राज्यों का, भारतीय संघ के जो राज्य थे उनकी सीमाओं का निर्धारण, राज्य की सीमाओं का निर्धारण। रियासतों का तो विलीनीकरण हो गया भारतीय संघ में, लेकिन अब भारत के अंदर जो राज्य थे उन राज्यों की सीमाएं निर्धारित करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से इस समय हमारे देश की सरकार, कहते हैं ना, फूंक फूंक के पैर रखना, कोई कांटा ना चुभ जाए। अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़े बड़े कांटे चुभे थे, और वो था बंटवारे का। बंटवारे के तत्काल बाद दंगा भड़के थे, इसका हिंसाएं हुई थी, और इसके बाद रजवाड़ों का विलय। ये हमारी समस्याएं थीं।
हमारे देश के जो राजकार थे, जो नेता थे, इनका एक ही कार्य था, एक ही उद्देश्य था कि भारत की अखंडता बनी रहे, भारत के टुकड़े ना हो। एक टुकड़ा तो हो चुका था और हम इसकी विभीषिका भी देख चुके थे, इसकी त्रासदी भी देख चुके थे। अब हमारे समक्ष केवल एक ही चुनौती थी कि अब हमारा देश अखंड रहे। और राज्यों की सीमा के निर्धारण की यदि बात की जाए तो इसके संबंध में सन 1920 में ही फैसला हो चुका था कांग्रेस का, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, कि हमारे देश के जो राज्य होंगे इनकी सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाएगा। ऐसा हमारे देश की जो अंतरिम सरकार बनी थी उसकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ये फैसला ले चुकी थी कि देश के आज़ाद होते ही देश में हम राज्यों का जो सीमाएं निर्धारित करेंगे और उन सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर, मसलन जिस भाषा का क्षेत्र जहां तक होगा वो एक राज्य कहलाएगा, जहां से दूसरी भाषा के लोग आ जाएंगे वो दूसरा राज्य कहलाएगा। एक राज्य में 2 या 3 भाषी नहीं होंगे, बहुभाषी लोग नहीं होंगे। जैसे बंबई प्रांत था, पहले बंबई प्रांत था और बंबई प्रांत में कम से कम 3 भाषाएं आती थी। मराठी तो सबको पता ही है, गुजराती भी थी वहां। अब गुजराती थी, आंध्र प्रदेश की भाषा भी थी इसमें, जिसको हम तेलुगु कहेंगे, आगे चल के कन्नड़ भी थी। तो ये बहुत सी भाषाओं का यानी बहुभाषाई क्षेत्र हो रहा था मुंबई प्रांत, बॉम्बे प्रांत। तो हमारे यहाँ की सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि यदि हम इसको एक भाषा एक राज्य कर देते हैं तो बम्बई प्रांत केवल मराठियों का रह जाएगा और जो गुजराती भाषा बोली जाती है उसके लिए एक अलग प्रांत बना दिया जाए जिसका नाम रख दो गुजरात। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश मद्रास प्रांत से अलग हुआ था। तो अलग अलग भाषाओं के आधार पर राज्यों की स्थापना होनी थी। हमारे देश के नेताओं ने, अंतरिम सरकार के पदाधिकारियों ने विचार किया कि अभी हमारा देश बंटवारे की त्रासदी झेल रहा था, हमारे देश ने देसी रजवाड़ों के विलय की त्रासदी भी झेली। ऐसा ना हो कि हम राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर कर दे तो कहीं हमारे देश में आंतरिक कलह या आंतरिक अशांति ना फैल जाए और देश की टुकड़े ना हो जाएं। इस बात का हमें सबसे ज़्यादा डर था, देश की अखंडता बनी रहे। भाषाओं की बहुलता तो ठीक है, लेकिन देश की अखंडता भी हमारे देश में रहना चाहिए। चूँकि हमारा देश इन सब विभीषिकाओं को, सारी त्रासदियों को झेल चुका था, इन सब बातों से हमारे देश की सरकार डर रही थी। तो इसके लिए एक सरकार ने एक नीति बनाई कि देश जो आंतरिक सीमाएं हैं राज्यों की, इनका निर्धारण करने के लिए अभी कुछ और समय ले लो और इस बात को टालते रहे, इस मुद्दे को टालते रहे। देखते हैं फिर करेंगे राज्य की सीमाओं का निर्धारण, अभी थोड़ा समय निकलने दो। क्योंकि सभी को यही भय था, ये भय सता रहा था कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो जाए, किसी प्रकार के कोई दंगे ना हो जाए। अभी देखा था आपने, चिनाब नदी पूरी रक्त से लाल हो गई थी। तो हम बहुत सारी चीज़ें देख के आए थे तो इस बात से डर रहे, अभी शांत रहे। लेकिन हमारे देश के राज्यों की जनता को ये स्वीकार नहीं था और जनता में इस बात के लिए विरोध होना शुरू हो गया। और सबसे प्रथम मद्रास प्रांत का एक हिस्सा था, मद्रास प्रांत में तमिल भाषा बोली जाती है और तेलुगु भाषा बोली जाती है, 2 भाषाएं बोली जाती हैं। तो तेलुगु भाषी जो था उन्होंने कहा कि हमारा प्रांत अलग कर दो, तमिल वाले मद्रास में हो जाए, हमें अलग दे दो प्रांत। इस बात को लेकर वहाँ आंदोलन ने जोर पकड़ा।
तो वहाँ के एक नेता थे, उनका नाम था पोट्टी रमालू। पोट्टी रमालू। और पोट्टी रमालू ने क्या किया, अलग से आंध्र प्रदेश की राज्य बनाने की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू कर दिया। तेलुगु भाषी राज्य अलग बनाया जाए, अलग आंध्र प्रदेश बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया और इस दबाव को डालने के लिए उन्होंने सबसे पहले, ये गांधीवादी विचारों के नेता थे। गांधीवादी विचार कौन होते हैं? अहिंसावादी विचार। हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अहिंसा का सहारा लेंगे। और इसी बात को उन्होंने कायम रखते हुए गांधीवादी नेता पोट्टी रमालू ने अनशन पर, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब तक आंध्र प्रदेश को अलग राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक हम भूखे ही रहेंगे, ऐसी उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए। लगातार 56 दिनों की भूख हड़ताल की उन्होंने, लगातार 56 दिन भूखे रहे। लेकिन भूख व्यक्ति कब तक झेल सकता है? और 56 दिन के बाद पोट्टी रमालू की मृत्यु हो गई। पोट्टी रमालू की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी। लोगों को ये पता कि चला, जैसे ही उनकी खबर आग की तरह पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गई कि पोट्टी रमालू की अनशन के दौरान मृत्यु हो गई। इसी बात को लेकर आंध्र प्रदेश के हर क्षेत्र में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी, हिंसा भड़कने लगी। सरकार तो वैसे ही भयभीत थी, सरकार तो वैसे ही भयभीत थी। सरकार ने तत्काल आनन फानन में निर्णय लिया और अलग आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करने का फैसला कर लिया। भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी क्षेत्र को एक अलग आंध्र प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया जाए। यानी पहले तो जब हिंसाएं हुई तो वहाँ पुलिस ने कई बार फायरिंग भी की, उन पर हिंसा को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो विधायक थे उस क्षेत्र के, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो दिसंबर 1952 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया, निर्णय लिया और अलग से आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। ये पहला राज्य बना। 1952 तक हम पहुंच गए हैं। हम आगे भी देखते हैं, इसमें अलग अलग राज्यों को और बनाना है हमें, और एक अधिनियम पारित होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये पास होगा और इसके आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होने वाला है। हमारे देश में जब पुनर्गठन की, राज्यों की सीमाओं के निर्धारण की बात हो रही थी तो देश की सरकार ने एक बार ये भी सोचा था कि यदि हम इस पर पुनर्गठन में लग जाएंगे तो हम न देश के और मुद्दों को पर ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और मुद्दे हमारे सामने खाद्य समस्या थी, क्योंकि अभी अभी बंटवारा हुआ था देश का। खाद्य समस्या थी हमारे सामने, बेरोजगारी की समस्या थी, भूखमरी की समस्या थी। इन समस्याओं को से हम कैसे निजात पाएंगे अगर हम देश की आंतरिक सीमाओं के मामले में अभी से फंस जाएंगे? तो इसलिए भी वो लोग इस बात को टाल रहे थे कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण ना करना पड़े। हम आपको एक बात बताने वाले हैं। सन 1961 में भारत से एक प्रशासनिक मानचित्र है हमारे, इसमें दिया गया है एक मानचित्र। इसमें कौन कौन से राज्य बन गए थे, पुनर्गठन के बाद का है। हम इसमें एक पुनर्गठन के पहले का चित्र आपको बता देते हैं। पहले का जो मैप है भारत का, उसको हम पर भी हम प्रकाश डालते हैं।
1956 से पहले हमारा देश में कितने राज्य थे, कौन कौन से राज्यों से हमारे यहाँ शासन चलता था? बॉम्बे प्रांत था, और बॉम्बे प्रांत में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश इनके हिस्से सम्मिलित थे। पहले मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ तक नहीं थी, और इसमें हमने आपको बताया बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। इसके साथ आता है राजस्थान, जिसको राजपूताना कहा जाता है। एक प्रांत राजस्थान था, इसको राजपूताना उस समय कहा जाता था। जम्मू एंड कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था। इस प्रकार से इसका नक्शा था एक अलग प्रकार का। यहाँ ज़्यादा राज्यों की संख्या नहीं थी। जैसे ही हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो अलग अलग राज्य बनाए गए। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, पहले मैसूर एक रियासत थी, केरल और मद्रास। मैसूर का मतलब है कर्नाटका, आज के उसमें कर्नाटका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। इस प्रकार से हमारे देश का नक्शा 1961 में सामने आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में, भारतीय संघ में उस समय कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जब हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ तो हमारे यहाँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे पूरे भारत में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार थे।